तो जय हिंद, का हाल चाल है आप सभी का। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, लाजवाब होंगे और अच्छे से आप अपना तैयारी में जुड़े होंगे। तो आज का जो नया टॉपिक है वो है रक्त के बारे में, और हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे कि रक्त क्या होता है, इनका हमारे शरीर में क्या काम है, और किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति, कौन से ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति से रक्त ले सकता है और किस ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ब्लड दे सकता है। और इसमें हम लोग ये भी जानने वाले हैं कि अगर किसी के माता पिता का ब्लड ग्रुप कोई मतलब ए बी है या क्या है, तो उसके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। पूरे ब्लड को हम लोग बहुत ही आसान से और बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे। हो सकता है यह वीडियो एक से ज़्यादा पार्ट में बन जाए और आप लोग को उम्मीद है बहुत ही अच्छा लगेंगे। तो चलिए इनको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो रक्त है जिसका इंग्लिश नेम है ब्लड, आप लोग जानते होंगे कि रक्त को ब्लड इंग्लिश में कहते हैं और उसको उर्दू में लहू मतलब लहू कहते हैं लहू। कभी कभी सुने होंगे लहू बह रहा है, ठीक ना, तो लहू भी कहते हैं। ये जो रक्त है इसको तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अगर रक्त की बात किया जाए तो रक्त को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो रक्त होता है वो मेनली तरल होता है, इसलिए उसको तरल और संयोजी ऊतक उनको कहते हैं जो ऊतक हमारे शरीर के अन्य सभी ऊतक को क्या करता है, संयोजित करके रखता है या उसको कनेक्ट करके रखता है, जोड़ने का काम करता है। तो जो ऊतक अन्य सभी ऊतक को जोड़ने का काम करता है उसको संयोजी ऊतक कहते हैं, और रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है, ठीक ना। अब बात करते हैं इनका पीएच मान। कुछ इनका बेसिक जानकारी है जो एग्जाम में पूछता है, इसलिए इनको देखते चलते हैं। इनका जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, यानी 7.4 होता है। और हम लोग जानते हैं कि जिनका भी पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ये आसानी से हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिनका भी पीएच मान 7 से अधिक होगा, अगर यहाँ पे 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, तो अगर पीएच मान 7 से अधिक होता तो वह किस प्रकृति का होता है, वो क्षारीय प्रकृति का होता है। तो जब भी इसका प्रकृति बात किया जाए या किस प्रकृति का होता है तो रक्त क्षारीय प्रकृति का होता है। क्यों होता है? तो क्योंकि इनका पीएच मान 7 से अधिक है, ठीक ना। अब बात कर लेते हैं इसकी मात्रा का। तो जो पुरुष में इसकी मात्रा है यानी मेल में जो इसकी मात्रा होता है वह होता है 5.5 लीटर, यानी पुरुष में रक्त होता है 5.5 लीटर के समथिंग में, और जो फीमेल होता है, जो महिलाएं होते हैं उनमें होते हैं 5 लीटर। अब कहेंगे कि महिलाओं में 5 लीटर, आखिर महिलाओं में कम क्यों होता है? तो ताकि वो पुरुष का खून को क्या कर सकें, पी सकें, मतलब निचोड़ सकें। कहते हैं ना कि जो महिलाएं होते हैं वो पुरुष के खून को छोड़ता है नहीं है, ठीक ना, ऐसा कोई बात नहीं है। ये देखिए, महिलाओं में खून की कमी का मात्रा है, इसमें हीमोग्लोबिन कम होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ब्लड का निर्माण यानी खून का निर्माण में हीमोग्लोबिन सबसे अधिक योगदान होता है। और हीमोग्लोबिन महिलाओं में क्या होता है, इसकी मात्रा क्या होता है, कम होता है, ठीक ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं समझ। अब देखते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है, आखिर ब्लड का निर्माण कहाँ होता है। तो ब्लड का निर्माण होता है हड्डी के बोन मेरो में। हड्डी देखे होंगे या कहीं ना कहीं जो नॉन वेजिटेरियन होंगे, जो मांसाहारी होंगे, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चिकन में हड्डी को दबा के खाए होंगे। तो जब हड्डी को दबा के खाए होंगे तो हड्डी के बीच में जाला जाला जैसे रचना होता है, जिसको बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा कहते हैं, जिसका इंग्लिश में बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा, उसका हिंदी क्या होगा, अस्थि मज्जा। तो बताइए, जो रक्त का निर्माण होता है वो युवा अवस्था में, यानी हम लोग में जो हड्डी यानी निर्माण होगा रक्त का, वो निर्माण होगा अस्थि मज्जा में। तो जिस हड्डी को एकदम करकरा के दबा के खाता है उन्हीं हड्डी में रक्त का निर्माण होता है। लेकिन जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, चाहे वह 6 माह के हो या 6 साल का हो, जब तक वह माँ के गर्भ में रहता है तब तक उन बच्चे को भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है वह निर्माण होता है लीवर में। किस में? लीवर में। याद रख लीजिएगा, जो बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं, जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता तब तक बच्चे भ्रूण कहलाते हैं। और भ्रूण अवस्था में जो रक्त का निर्माण होता है वह निर्माण होता है लीवर में। चलिए, अब एक बात हम लोग जरूर जानते हैं कि हमारे शरीर की सभी कोशिकाएं कहीं न कभी नष्ट होता है। जैसे कि
अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी फिक्स है। जिन भी व्यक्ति का जन्म हुआ उसका मृत्यु निश्चित होता है। तो जिन कोशिकाओं का जन्म हुआ है उन कोशिका का मृत्यु भी होता है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमारा उंगली अगर कहीं दबा जाए तो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक धब्बा पड़ जाता है, इसका मतलब यहाँ की कोशिकाएं मर चुकी हैं। तो जब रक्त मरता है तो आखिर रक्त मरता कहाँ है? तो रक्त मरता है एस्प्लीन यानी प्लीहा में। रक्त किस में मरता है? तो रक्त यहाँ पे मरता है एस्प्लीन, एस्प्लीन यानी प्लीहा। तो ब्लड का कब्र कहा गया है, कब्र अगर बात करेंगे रक्त मरता कहाँ है तो ब्लड का कब्र कहा गया है एस्प्लीन यानी प्लीहा को। एस्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड का कब्र कहा गया है। और यहाँ पे एस्प्लीन जो होता है मेरे ये जो पेट है यानी उदर गुहा, इसके बाईं ओर एस्प्लीन हमारे उदर गुहा के बाईं ओर हो जाता है, जहाँ पे रक्त क्या हो जाता है? मरता है, ठीक ना। और अगर रक्त को मरना होता है तो ये एस्प्लीन के पास जाता है और एस्प्लीन में रक्त क्या होता है? जमा रहता है। इसलिए एस्प्लीन को यानी प्लीहा को ब्लड का बैंक भी कहते हैं, ठीक ना। तो एस्प्लीन को यानी एस्प्लीन यानी प्लीहा को क्या कहते हैं? रक्त का कब्रगाह भी कहेंगे और एस्प्लीन यानी प्लीहा को ब्लड का बैंक भी कहेंगे। बिल्कुल आसानी से समझ गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक ना। अब हम लोग देख लेते हैं कि रक्त जो होता है इनका क्या कार्य है, ठीक ना। रक्त के कार्य तो ध्यान से देखिए, रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्वे ने। रक्त परिसंचरण, क्योंकि विलियम हार्वे ने परिसंचरण, विलियम हार्वे ने बोला कि जो रक्त है ये हमारे पूरे शरीर में क्या करते रहता है? परिवहन करते रहता है। तो रक्त परिसंचरण का जो खोज किया था, रक्त परिसंचरण का खोज किया था विलियम हार्वे ने। और आज हम लोग देखते हैं अभी कि रक्त का जो कार्य है, इसका कार्य क्या है। ध्यान से देखिए, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनके शरीर को टच कीजिएगा, छुइएगा तो कहीं ना कहीं उसका शरीर ठंडा रहता है। क्यों ठंडा रहता है? क्योंकि उसमें रक्त का परिसंचरण जो है वो रुक चुका है, ठीक ना। तो जब रक्त परिसंचरण रुक चुका होता है तो उस व्यक्ति का शरीर क्या हो जाता है? ठंडा। जैसे अगर हम हाथ को ऐसे रगड़ते हैं तो हमारा हाथ क्या हो जाता है? गर्मी हो जाता है या उष्मा हो जाता है, ठीक ना। तो रक्त जब पूरे शरीर में बहते रहता है यानी दौड़ते रहता है, इसके कारण हमारे शरीर का जो तापमान है 35 डिग्री सेल्सियस नियमित बना रहता है। तो बताइए, हमारे शरीर का जो तापमान नियंत्रित रहता है वह किसके कारण? तो रक्त परिसंचरण के कारण हमारे शरीर का तापमान क्या होता है? नियंत्रित रहता है, ठीक ना। दूसरा समझते हैं कि अगर एक बात बताइए, कभी कभी सुने होंगे कि सर जी या भाई लोग, हम लोग जो है ना टैबलेट जो खाते हैं, कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो टैबलेट देता है और टैबलेट खाते हैं मुंह में। एक कहानी बेकाते हैं ना कि दवाई खाते हैं मुंह में और पैर का घाव कैसे ठीक हो जाला। अगर मान लेते हैं हम दवाई मुंह में खाते हैं तो हमारे पैर के घाव कैसे ठीक होता है? भाई साहब, जब भी हम दवाई खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, कोई भी पोषक तत्व खाते हैं तो वह हमारे छोटी आंत तक जाता है और छोटी आंत में क्या हो जाता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण हो जाता है और वह भोजन हमारे रक्त में मिल जाता है। जैसे ही भोजन छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में क्या हो जाता है? उस भोजन का अवशोषण हो जाता है और वह भोजन, अवशोषित हुए भोजन किस में मिल जाता है? रक्त में। और रक्त तो जानते हैं, शुरू में बता दिए थे कि यह पूरे शरीर में संयोजित करके या कनेक्ट करके रखता है। तो यह पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर के कोशिकाओं तक पहुँचाता है और जहाँ पर उसकी आवश्यकता होता है उन सभी को वह प्रदान करता है। तो बताइए, यह जो है पूरे शरीर में पोषक तत्व और अन्य तत्व का परिवहन करता है। पोषक तत्व का क्या करता है? परिवहन करता है। बिल्कुल आसानी समझे कि जो रक्त है वो तापमान का नियंत्रण करता है। ये जो रक्त है पूरे शरीर में पोषक तत्व को पहुंचाता है। जैसे दवाई हम मुंह में खाते हैं, पैर का घाव ठीक होता है क्योंकि रक्त पहुंचाता है उनको, ठीक ना। अब तीसरे बात बताइए, हम जो सांस लेते हैं, बताइए ऑक्सीजन सांस लिए, वो फेफड़ा में गया और जानते हैं फेफड़ा में गया तो क्या फेफड़ा तक ही ऑक्सीजन का काम है? नहीं भाई साहब, फेफड़ा तक ऑक्सीजन का काम नहीं है। वह ऑक्सीजन हमारे सभी कोशिका तक पहुंचता है। तो हमारे कोशिका तक ऑक्सीजन का पहुंचने का काम कौन करवाता है? तो रक्त करवाता है। ये जो रक्त है, ये रक्त क्या करता है? ऑक्सीजन का और उधर से कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। बताइए, ये जो रक्त का तीसरा काम है वो O2 एवं CO2 का क्या करता है? परिवहन करता है। CO2 का क्या करता है? परिवहन करता है, ठीक ना।
ये रक्त क्या करता है, O2 और CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो इसका चौथा और महत्वपूर्ण कार्य है, रक्त जो है जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, अब बोलेंगे सर जी हम थूक उत्सर्जन करते तो ये रक्त से आता, नहीं भाई साहब, कुछ उत्सर्जी पदार्थ है जैसे थूक ये सब नहीं, लेकिन एक बात बताओ, जितना भी यूरिन है, जो अन्य उत्सर्जी पदार्थ हैं, उनको रक्त से छानने का, रक्त क्या करता है, उनको छान के किसके पास दे देता है, बताइए, उनको रक्त छानता है। तो रक्त जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं, उत्सर्जी पदार्थ का क्या करता है, परिवहन करता है। ये रक्त जो है ये उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करता है, और रक्त का काम है उत्सर्जी पदार्थ को किडनी यानी वृक्क तक दे देना, और वृक्क क्या करता है, रक्त में से जो उत्सर्जी पदार्थ है उसको छान लेता है। तो रक्त का काम है उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन करवाना। तो बताइए, रक्त के बारे में हम लोग समझ गए, रक्त में कोई दिक्कत नहीं, इसका कार्य समझ गए। अब देखते हैं रक्त के प्रकार, जो अब रक्त का मेन प्रकार है, रक्त को प्रकार को समझने वाले हैं। देखिए, रक्त में मेनली 2 प्रकार होता है। जैसे कि कभी ना कभी हम लोग शरबत पिए होंगे, चाय पिए होंगे। बताइए, चाय जो पीते हैं तो बिल्कुल हम लोग तरल पीते हैं, तो क्या एकदम चाय में केवल दूध होता है, केवल पानी होता है? नहीं भाई साहब, चाय में चीनी भी होता है। तो आखिर चीनी ठोस है, गया का तो घुल गया उसमें। बताइए, शरबत पीते हैं तो शरबत में नमक भी देते हैं, पानी भी देते हैं, चीनी भी देते हैं। तो बताइए, पानी क्या है, एक तरल है, और नमक और चीनी क्या है, नमक और चीनी ठोस है। तो बताइए, ठोस गया कहाँ, घुल गया, ठीक ना। बताइए, ये जो रक्त होता है, रक्त भी मेनली 2 पदार्थ से मिलकर बना होता है। एक तरल भाग होता है, रक्त में, और एक ठोस भाग होता है रक्त में भी, ठीक ना। रक्त में भी कितने भाग होते हैं, तो रक्त में भी 2 भाग होते हैं, एक तरल भाग होते हैं और एक ठोस भाग होते हैं। ये जो तरल भाग होता है ना, इस तरल भाग को कहते हैं प्लाज्मा। इस तरल भाग को क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और ये जो ठोस भाग होता है ना, उसको बोलेंगे रुधिराणु। बताइए, ये जो तरल भाग होता है, इस तरल भाग को बोलेंगे प्लाज्मा, और इस ठोस भाग को बोलेंगे रुधिराणु। बताइए, रक्त जो पूरे शरीर में परिवहन करते रहता है वो इस तरल भाग के माध्यम यानी प्लाज्मा के द्वारा। जैसे कि एक बात बताइए, अगर हम लोग शरबत पीते हैं तो उसमें चीनी की मात्रा ज़्यादा होता है कि पानी की मात्रा, तो बोलेंगे ऑब्वियसली इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होता है। जैसे चाय पीते हैं तो उसमें दूध की मात्रा ज़्यादा होता है, चीनी और चाय पत्ती की मात्रा कम होता है। ठीक इसी प्रकार से पूरे रक्त का जो प्लाज्मा होता है ना, यह 60% होता है, 60%, कभी कभी ये 55% भी पूछ देता है, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बात समझेंगे अगर प्लाज्मा की, ये जो प्लाज्मा होता है पूरे रक्त का कितना परसेंट होता है, तो प्लाज्मा जो है ये पूरे रक्त का 60% है। ये जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा पूरे रक्त का कितना परसेंट है, 60% है, ठीक ना। और प्लाज्मा के कारण ही ये जो रक्त होता है वह कैसा दिखता है, वो तरल बना रहता है। अगर प्लाज्मा नहीं रहेगा ना तो रक्त तरल नहीं होगा और रक्त का परिवहन भी नहीं हो पाएगा, ठीक ना। और बताइए, इस प्लाज्मा में 2 प्रमुख प्रोटीन होता है, एक है फाइब्रिनोजीन, और एक है प्रोथ्रोम्बिन। समझिए, रक्त में 2 प्रमुख प्रोटीन होता है, एक प्रोटीन है फाइब्रिनोजीन और एक प्रोटीन है प्रोथ्रोम्बिन, ठीक ना। तो जब भी हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजीन अलग कर लेंगे तो भाई साहब ये जो प्लाज्मा है वो पीले रंग का दिखेगा। जब भी कभी आप लोग जो है ना ब्लड को चेकअप करवाने गए होंगे तो उनमें क्या करते हैं, इसी प्रकार से चेकअप करते हैं, प्लाज्मा से फाइब्रिनोजीन अलग करके। देखिए, उसके ऊपर में जो है ना पीला रंग का होता है, ये जो रक्त के नीचे में तरल यानी ठोस भाग बैठ जाता है और ऊपर में पीला बन जाता है, ठीक ना। तो ये जो प्लाज्मा से जब हम फाइब्रिनोजीन को निकाल लेंगे तो उसको सीरम कहेंगे, सीरम। एग्जाम में पूछता है ये सीरम क्या होता है, तो बोलेंगे जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजीन को हम बाहर निकाल लेंगे तो उसको सीरम कहेंगे। यानी फाइब्रिनोजीन रहित प्लाज्मा को, ऐसे समझिए ना कि जब घर से किसी बेटा को बाहर निकाल दे तो कैसा होगा, मतलब कुछ भी, कि अगर समझो कि जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजीन को अलग कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, सीरम। और प्लाज्मा ये किस रंग का होता है, यह पीला रंग का दिखता है, ठीक ना। किस रंग का दिखाई देता है, पीला रंग का दिखाई देता है, ठीक ना। प्लाज्मा के बारे में हम लोग समझ गए और इनके बारे में और आगे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। अब समझते हैं रुधिराणु के बारे में। ये जो रुधिराणु होता है इनको 3 भाग में बांटा गया। रुधिराणु को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में। एक होता है RBC, एक होता है WBC और एक होता है ब्लड प्लेटलेट्स। देखिए, ये जो रुधिराणु होता है, जो ठोस भाग होता है,
ठोस भाग में कितने प्रकार होते हैं? ठोस भाग को 3 भागों में बांटा गया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का हिंदी इसका पूरा नाम है रेड ब्लड कॉर्पुल्स। आरबीसी का पूरा नाम क्या होगा? रेड ब्लड कॉर्पुल्स। डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड कॉर्पुल्स, ठीक ना। रेड ब्लड कॉर्पुल्स यानी लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, ठीक ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए अब समझ लेते हैं कि इसका जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है? यानी 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाता है? मर जाता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। बात करेंगे आरबीसी का जीवन काल। बताइए आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, ठीक ना। और आरबीसी को एक नाम है, आरबीसी को एक अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। आरबीसी के बारे में थोड़ा हम डिटेल से देख लेते हैं। अब यहाँ पे आरबीसी क्या होता है, तो आरबीसी के बारे में हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आरबीसी, तो आरबीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रेड ब्लड कॉर्पुल्स, ठीक ना। आरबीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? रेड ब्लड कॉर्पुल्स, ठीक ना। अगर इसके जीवन काल की बात किया जाए, इसके जीवन काल, तो इसका जीवन काल होता है 120 दिन। इसका जीवन काल क्या होता है? इसका जीवन काल यानी 120 दिन के बाद ये मर जाएगा। बोलेंगे जब 120 दिन के बाद मर जाएगा तो हमारे पूरे शरीर से तो रक्त खत्म हो जाएगा। नहीं भाई साहब, ऐसे थोड़े होगा। जैसे बताइए कि अगर जो व्यक्ति 6-7 दिन के बाद नहीं स्नान करता, उनके शरीर में मोल आता है, यानी चमड़ा पे क्या होता है? गंदगी आता है। आखिर आता है कहाँ से? क्योंकि ये ऊपर का जो चमड़ा होता है वो नष्ट हो जाता है। कहते हैं कि हमारे चमड़ा 7 लेयर का होता है। बताइए ऊपर का चेयर नष्ट हो जाता है तो नीचे से एक अन्य चमड़ा क्या हो जाएगा? लेयर बन जाएगा, ठीक ना। तो इसी प्रकार से जो आरबीसी होता है वो एकाएक सब ना मारते, बहुत होते हैं, बहुत सारे आरबीसी होते हैं। और आरबीसी की जो संख्या होता है वह होता है 50 लाख। अगर इसकी संख्या की बात किया जाए तो यह होता है 50 लाख। हमारे पूरे ब्लड में आरबीसी की अगर संख्या बोला जाए तो आरबीसी कुल कितने संख्या होते हैं? तो आरबीसी की संख्या होते हैं 50 लाख। तो भाई साहब एक के दिन 50 लाख थोड़े मर जाएगा। जो आरबीसी कुछ मरा कुछ बनते रहता है, ठीक ना। तो आरबीसी का जीवन काल है 50, आरबीसी की कुल संख्या कितने हैं? 50 लाख। अगर आरबीसी के जीवन काल बोलेगा तो 120 दिन। इसका अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट। इसका अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट, ठीक ना। आरबीसी का अन्य नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। देखो आरबीसी के कारण रक्त लाल होता है, यानी आरबीसी के कारण क्या होता है? लाल होता है। और आरबीसी में एक प्रमुख घटक पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि आरबीसी में एक घटक है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या पाया जाता है? तो आरबीसी में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या हो जाता है? लाल होता है। बताइए हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त क्या हो जाता है? लाल होता है। और दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं सुने होंगे कि हमारे शरीर में तो लोहा रहता है, लोहा, ठीक ना भाई साहब, लोहा है। तो लोहा है तो ये हीमोग्लोबिन ही जो है ना लोहा और प्रोटीन से बना होता है। लोहा प्लस प्रोटीन। ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किन से मिलकर बना होता है? लोहा प्लस प्रोटीन, आयरन। जब कभी कभी एकदम पढ़ने में मन नहीं लगता है, कभी कभी सुस्ती आता है, कहता है आयरन की कमी हो गई, आयरन का टैबलेट खा लो। ये आयरन क्या है? आयरन वास्तव में लोहा। इससे हीमोग्लोबिन मजबूत होगा और हीमोग्लोबिन मजबूत होगा तो आरबीसी क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। बताइए हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना होता है? लोहा और प्रोटीन से। कभी ये भी सुने होंगे कि हमें उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं सोना चाहिए। ऐसे सुने हैं कभी उत्तर दक्षिण दिशा में सोने से ये होता है। बायोलॉजिकली अगर बायोलॉजिकली देखेंगे कि उत्तर दक्षिण दिशा में नहीं सोने से आखिर रीजन क्या है, तो जब भी कभी हम उत्तर दिशा की ओर सर करके सोते हैं तो बताइए क्या होगा कि हम सोएंगे। और आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी के पास अपना खुद का चुंबकीय क्षमता है। तो जैसे हम उत्तर दिशा की ओर सर करके सोएंगे तो हमारे शरीर से जो हीमोग्लोबिन ये इसमें जो लोहा है यह क्या हो जाएगा कि उत्तरी ध्रुव की ओर अट्रैक्ट होगा। और जो हमारे शरीर से क्या होगा कि कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में क्या होगा, यहाँ से हीमोग्लोबिन क्या होगा? सर में जमा हो जाएगा। और यहाँ जमा होने के बाद वजह से हमें सुबह जगने पर ताजगी महसूस होने के बजाय हमें सुस्ती आएगा, ठीक ना। क्योंकि लोहा जो होता है यह उत्तरी ध्रुव की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक ना। तो ये कोई कहावत है, कितना % सच है वो तो अलग बात है, ठीक ना। बताइए आरबीसी किसका मिला होता है? बना होता है हीमोग्लोबिन का। और हीमोग्लोबिन किसका बना होता है? लोहा और प्रोटीन का।
देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन हम जो सांस लेते हैं, ये सांस का जो परिवहन करता है यही हीमोग्लोबिन करता है। हमारे ऑक्सीजन का जो परिवहन करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। शुरू में बताइए, ये जो हीमोग्लोबिन है Hb है, यह O2 और CO2 का क्या करता है, परिवहन करता है। और जानते हैं इनको जो है ना, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पसंद होता है। श्वसन चैप्टर में बताएंगे कि मतलब जो व्यक्ति सिगरेट पीता है या कोई नशीले चीज़ का धुआं वाले सेवन करता है ना, तो उसमें होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन को लेकर तू साइड हट, ठीक ना, हम इनको लेकर जाएंगे, ये हमारे पुराना पसंदीदा आदमी है, ठीक ना। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड को पसंद करेगा और इनको लेकर चले जाएगा, ठीक ना। तो ये हीमोग्लोबिन का कार्य समझ गए। आरबीसी का काम समझ में गया, आरबीसी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, आखिर हमारा शरीर कट जाता है तो रुक कैसे जाता है खून, आखिर हमारा शरीर रोग से कैसे लड़ता है, ठीक ना, और किसका ब्लड ग्रुप क्या है। ये पहले बोल दिए हैं कि ये वीडियो 2-3 पार्ट में बनने वाले हैं। और अगर ये अच्छे लगे आप लोग को, ताकि हम अगला पार्ट आप लोग के बीच लाए, तो इस वीडियो में एक कमेंट कर दें कि नेक्स्ट पार्ट के लिए, अगर आप लोग को नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट जरूर करें नेक्स्ट पार्ट, और हम अगले वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए।